हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। मेरा नाम है रमेश। मैं इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाके डेफिनेटली देखें। तो आइए इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। Question number 21. The ratio of the bank balance of 3 brothers A, B and C is 10:12:5. B transfers Rs 60,000 from his account to C's account. The new ratio of the bank balances become 10:9:8. What is the bank balance of A in Rs? इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो भी अमाउंट है दोनों केसेस में सेम है। केवल बी के अकाउंट से 60,000 सी के अकाउंट में गए हुए हैं। ना कोई एक्स्ट्रा मनी ऐड हुआ है और न ही यहाँ से कोई मनी विड्रॉ हुआ है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि दोनों सिनारियों में जो सम होगा हम उसको इक्वेट कर देंगे, जिससे मल्टीप्लायर सेम हो जाएगा और अपना काम आसानी से हो जाएगा। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जो दे रखा है A:B:C 10:12:5। सेकेंड कंडीशन में दे रखा है A:B:C 10:9:8। यहाँ पे तीनों का सम जो हुआ 10, 12, 5 = 27 हो जाएगा। इसको हम कोई एक मल्टीप्लायर ले लेंगे लाइक के, और यहाँ पे 10, 9 और 8 का सम भी 27 हो जाएगा। मतलब कि दोनों कंडीशंस में सम है जो 27 है, मीन्स कि ये ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का सम सेम आ गया, मीन्स कि इनका मल्टीप्लायर सेम हो गया। अब हमें खुद से इनको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये चीज़ देख लेंगे कि ए का बैलेंस है जो दोनों कंडीशन में सेम है। जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। पी के अकाउंट से कुछ पैसे सी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, मतलब कि बी में डिक्रीज होगा और उतना ही सी में इंक्रीज होगा। जो यहाँ पे दिख रहा है 12 से 9 हो गया है, मतलब यहाँ पे 3 का डिक्रीज है, तो सी में भी 3 का इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 से 8 + 3 का इंक्रीमेंट है और मल्टीप्लायर सेम है, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 3 = 60,000 हमें ऑलरेडी पता है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 20,000 और हमसे पूछ रखा है व्हाट इज़ द बैंक बैलेंस ऑफ ए। तो ए का बैंक बैलेंस हो जाएगा 10 × 20,000 = 2 lakhs, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सेम टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लिया हूँ, तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं और इस कंसेप्ट को फिर से रिपीट करके वहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22. A sum is distributed among A, B and C in the ratio 9:6:11. If A gives 500 from his share to C, the ratio of share of A, B and C becomes 4:3:6. What is the sum of share of B and C in the beginning? तो फर्स्ट केस में जो हमें दे रखा है A, B and C का जो रेशियो है 9:6:11, वही सेकंड केस में हमें दे रखा है A:B:C 4:3:6। यहाँ पे इनका सम हो गया 9 + 6 + 11 = 26, कोई मल्टीप्लायर हो गया, और 4 + 3 + 6 = 13। सिंस दोनों केसेस में सम सेम है, अर्थात न कोई अमाउंट विड्रॉ हुआ है और न ही कोई एडिशनल अमाउंट ऐड किया गया है, तो सम सेम है, तो सिंपली हम इसको इक्वेट करेंगे। तो सेकंड केस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8:6:12।
हम देखते हैं कि अब मल्टीप्लायर सेम हो गया, तो b का शेयर दोनों केस में सेम है और यहाँ से भी सेम दिख रहा है क्योंकि मल्टीप्लायर सेम है। हमने a के शेयर से RS 500 निकाले हैं और c में ऐड किए हैं, मीन्स जितना डिक्रीज a में होना चाहिए उतना ही इंक्रीज c में होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि -1 का डिक्रीज यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे +1 का इंक्रीज हुआ है और 1 की वैल्यू ही क्वेश्चन में 500 दे रखी है। तो हमसे पूछ रहा है बी एंड सी के शेयर का सम बिगिनिंग में क्या था, तो बी एंड सी के शेयर का सम 6 + 11 17 मीन्स 17 मल्टीप्लाई बाई 500 इक्वल टू 8500 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में टेकल हो जाते हैं। विदिन 30 सेकेंड आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है इफ x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम each of the numbers 20, 37, 54 and 105, then the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between 7x minus 5 and x plus 1? ए बी का मीन प्रोपोर्शन होता है √a इंटू बी। तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा है मीन प्रोपोर्शन 7x - 5 इंटू एक्स प्लस 1। हमें x की वैल्यू मिल जाए तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आइए सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करते हैं, फिर एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 - x अपन 37 - x इक्वल टू 54 - x अपन 105 - x। तो हम यहाँ पे सी एंड डी अप्लाई कर देंगे। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सी एंड डी क्या होता है उसको बता रखा है। तो सबसे पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 57 - 2x और अब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा देंगे तो ये हो जाएगा -17। सेम वे में यहाँ पे भी हम करेंगे तो 159 - 2x अपन यहाँ पे जब घटाएंगे तो -51 हो जाएगा। तो -70 से ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 171 - 6x इक्वल टू 159 - 2x। 4x इक्वल टू हो जाएगा 12। x की वैल्यू हमें यहाँ से 3 मिल जाएगी। तो हमारा मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा √16 इंटू 4 अर्थात 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर 8। एक क्वेश्चन का बेसिक मेथड हो गया। एग्जाम में यह थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है और हमारा मेन मोटो एग्जाम में टाइम बचाना ही होता है। तो आइए हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू √7x - 5 इंटू एक्स प्लस 1। जब भी कोई एग्जामिनर x की वैल्यू सेट करता है तो वो x की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं लेता है, वह जनरली x की वैल्यू सिंगल डिजिट में ही लेता है। तो हम हिट एंड ट्रायल से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने x को 1 ले लिया। जब हमने x को 1 लिया तो ये हो जाएगा √2 इंटू 2, तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा। लेकिन आंसर में कहीं भी 2 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब हम x की वैल्यू 2 ले लेंगे। जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3, इट मीन्स 3√3, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है। तो x की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है। अब हम x की वैल्यू 3 लेंगे। जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4, तो यहाँ से बाहर निकलेगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
बट हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि x की वैल्यू 3 ही होगी। इसके लिए हमें जाके गिवन क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना होगा कि अगर हम 3 को इन चारों नंबर्स से घटाते हैं तो ये प्रोपोर्शन में होते हैं कि नहीं। जब हम 20 में से 3 को घटाएंगे तो ये 17 हो जाएगा बाई 34 इक्वल टू 51 बाई 102। यहाँ से 1/2 इक्वल टू 1/2 ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि अपना आंसर x इक्वल टू 3 पे मिलेगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसको मैंने करके दिखाया तब इतना टाइम लगा, जनरली एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता है, आप आराम से ही इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, the ratio of the income of A to that of B is 5:7. A and B save Rs 4,000 and 5,000 respectively. If expenditure of X is equal to 66 2/3% of the expenditure of B, then total income of A and B. A, B and B का income 5:7। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू 66 2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए बाई एक्सपेंडिचर ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से हमें 2:3 मिल जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों की सेविंग्स क्या है। सेविंग ऑफ ए है 4K और सेविंग ऑफ बी है 5K। तो यहाँ से हम सिंपल एक इक्वेशन लिख सकते हैं 5K माइनस 4,000 अपॉन 7K माइनस 5,000 इक्वल टू 2/3। जब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15K माइनस 12,000 इक्वल टू 14K माइनस 10,000। यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो हमसे पूछ रखा है कि A एंड B की कुल आय क्या होगी। A एंड B की कुल आय हो जाएगी 12K इक्वल टू 24,000, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आइए हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस की वीडियो में सिखा रखा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है। उसमें मैंने ये बताया था कि जो चीज़ हमसे पूछी जाए उसको हम टॉप पे रखते हैं। यहाँ पे इनकम का रेशियो हमें दे रखा है 5:7 और यही हमसे पूछा भी है। और हमने अभी एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाला था 2:3। दोनों की जो सेविंग्स है वो है 4,000 एंड 5,000। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा वो 15 माइनस 14 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और फिर 2 को 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा और 3 को 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2,000। 1 की वैल्यू 2,000 आ गई। तो हमसे पूछ रखा है टोटल इनकम क्या होगा, तो टोटल इनकम हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2,000 इक्वल टू 24,000, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who had applied if the ratio of selected to unselected was 14:25, if 35 less has applied and 10 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 3:5। तो हमसे पूछ रखा है कि अप्लाई करने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी। हम जानते हैं कि कभी भी स्टूडेंटों की संख्या फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या है
14k प्लस 25k इक्वल टू हो जाएगा 39k के कोई भी इंटीजर वैल्यू ही होगा, और हम 39 का मल्टीपल देखते हैं तो केवल ऑप्शन यही है जो 39 का मल्टीपल है। इट मीन्स कि 195 ही अपना आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली हमें ऐसे टिक करके निकल जाना चाहिए, बट हम सीख रहे हैं तो हमें बेसिक से भी इस क्वेश्चंस को करना आना चाहिए। क्वेश्चन में सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड का रेशियो 14:25 दे रखा है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी संख्या हो जाएगी 39 के। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है अगर 35 लेस अप्लाई किए हों तो -35 हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि 10 लेस सेलेक्ट हुए हों तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो हो जाता है 3:5। अब मुझे केवल सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो लिख के इनके इक्वेट कर देना है और वहाँ से सॉल्व करके हमारी वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहले 14 के सेलेक्ट हुए थे, अब बोल रहा है कि 10 लेस सेलेक्ट हुए तो -10, और अनसेलेक्टेड की संख्या हो जाएगी 25 के -25, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब हैं 39 के -35। अगर अनसेलेक्टेड की संख्या आपको नहीं समझ में आती है तो आप डायरेक्ट सिंपल मैथ लगा लीजिए कि टोटल माइनस जो है सेलेक्टेड, तो 39 के -35 -14 के -10 आप कीजिएगा तो वो आ जाएगा 25 के -25। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 70 के -50 इक्वल टू 75 के -75। तो 5k इक्वल टू 25 आ जाएगा। k की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो जाएंगे वो 39 के हो जाएंगे। मीन्स 39 गुना 5 इक्वल टू 195, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर्स, रेड एंड ग्रीन कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 2:3 इफ इन द अपर हाफ ग्रीन इज टू रेड। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रेड इज टू ग्रीन है, बट क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पे ग्रीन इज टू रेड दिया गया है। देन इन द लोअर हाफ रेड इज टू ग्रीन इज। मान लिया कि वो कलर्ड पिक्चर एक स्क्वायर शेप का है जिसमें रेड एंड ग्रीन का रेशियो जो है वो 2:3 है। अपर हाफ में दे रखा है रेड एंड ग्रीन का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों के सम का एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 45 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 90। अब इस टोटल का एरिया हम 90 मान के अब देखते हैं कि उसमें कितना ग्रीन है और कितना रेड है। उसके बाद अपर पार्ट में कितना ग्रीन है और कितना रेड है, देन हम लोअर पार्ट का निकाल लेंगे। तो टोटल में बोल रखा है कि रेड एंड ग्रीन जो है 2:3 में है। तो 5 की वैल्यू अगर 19 है तो रेड उसमें हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36, और ग्रीन उसमें हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 54। बट अपर हाफ की वैल्यू हो जाएगी 45, सिंपली 90 का आधा। इसमें रेड और ग्रीन का जो वैल्यू आएगा तो ये हो जाएगा 4:5 दे रखा है। तो 9 45 के बराबर है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5, तो रेड की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, तो ग्रीन की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। तो अब हम सिंपली घटा देंगे तो लोअर पार्ट का जो रेड एंड ग्रीन का जो रेशियो है वो आ जाएगा। 36 में से 20 गया ये हो जाएगा 16, और 54 में से 25 गया तो ये हो जाएगा 29, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आइए इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों रेशियो का सिंपल एडिशन लिया
तो वो 9 और 5 आया, और अब हमने इसका एलसीएम लिया जो 45 आया और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इट मीन्स कि इसकी टोटल वैल्यू हमने 90 मानी। ये हमने एलसीएम क्यों लिया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका सिंपल सा रीजन है कि हम कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लेना चाहते हैं। अब हमने 90 को रेड एंड ग्रीन में 2:3 के रेशियो में बांट दिया तो वो 36 और 54 आया। फिर क्वेश्चन में अपर पार्ट का रेशियो दे रखा था तो अपर पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 45। उसमें जब हमने ग्रीन और रेड का वैल्यू निकाला तो रेड की वैल्यू 20 आई और ग्रीन की वैल्यू 25 आई। तो लोअर पार्ट में रेड एंड ग्रीन का रेशियो सिंपली इनको घटा देने से आया। 36 में से 20 गया 16 आ गया, 54 में से 25 गया तो 29 आ गया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता और आसानी से विद इन 30 to 40 सेकेंड में एग्जाम में हो जाएगा। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 27. The cost of diamond varies directly as the square of its weight. Once this diamond broke into 4 pieces with weight in the ratio 1:2:3:4, when the pieces were sold, the merchant got Rs 70,000 less. Find the original price of diamond. यह बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। यह बहुत ही अच्छा एवं इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है डायमंड का जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर का। तो P = K × W स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एक बड़ा सा डायमंड होता है जो 4 पार्ट में टूट जाता है और वो होता है 1:2:3:4 के रेशियो में। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं जो बड़ा वाला पार्ट होगा ये चारों का सम रहा होगा। तो इनिशियली जो डायमंड का वेट रहा होगा वो इन चारों के सम के बराबर रहा होगा जो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 = 10x। अगर इसका मल्टीप्लायर हम x मान लेते हैं तो क्वेश्चन में दे रखा है कि टूटने के बाद उनका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, k × x² + 4x² 2x का स्क्वायर किया ऐसे ही +9x² + 16x²। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30kx²। एक करंट वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू हो जाएगी k × 10x² तो ये हो जाएगा 100kx²। अब बोल रखा है इनिशियल और अभी के सम का डिफरेंस मतलब P इनिशियल माइनस P करंट जो है वो हो जाएगा 70kx² और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 70,000। तो यहाँ से kx² की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1000। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। ओरिजिनल प्राइस क्या है, P इनिशियल और P ओरिजिनल = है 100 गुना kx² जिसकी वैल्यू 1000 आ गई है तो ये हो जाएगा 1 लाख, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है द रिडक्शन इन स्पीड ऑफ एन इंजन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड टू इट। विदाउट एनी वैगन्स द स्पीड मीन्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंजन इज 20/3 मीटर/सेकेंड। If 4 wagons are added, the speed would be 50/9 मीटर/सेकेंड. Find the maximum number of wagons that can be attached so that the train can just move. According to the question, reduction is directly proportional to the square root of number of wagons. R = K√W. रिडक्शन इक्वल टू होता है S मैक्स माइनस S करंट इक्वल टू K√W। S मैक्सिमम दे रखा है 20/3, करंट की वैल्यू दे रखा है 50/9 इक्वल टू K, नंबर ऑफ वैकेंस की वैल्यू दे रखा है 4। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/9 इक्वल टू 2K।
के की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/9। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स फाइंड करना है जिससे कि ट्रेन जस्ट मूव कर सके। तो एस मैक्स माइनस एस करंट इक्वल टू k√w। ट्रेन जस्ट मूव कर सके इट मीन्स कि उसकी जो करंट वैल्यू होगी अप्रॉक्स 0 हो जाएगी। एस मैक्स हमें दे रखा है 20/3 इक्वल टू के की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5/9 √w हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, √w इक्वल टू 12। तो w की वैल्यू हो जाएगी 144। बट अपना आंसर 144 नहीं होगा, क्योंकि अगर 144 हुआ तो ट्रेन रुक जाएगी। बट क्वेश्चन में बोल रखा है कि ट्रेन जस्ट मूव कर सके, इट मीन्स W की वैल्यू हो जाएगी 143। सपोज कीजिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता और मेरा आंसर आ जाता W इक्वल टू 56.5, देन उस सिनारियो में W की वैल्यू हो जाती 56 ओनली, क्योंकि हमें मूव कराना है, ये नहीं कि हमें स्टॉप करा देना है। जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर वैल्यू लेंगे। लाइक 144 मिला तो 143 आंसर हो जाएगा, और कोई वैल्यू डेसिमल में आई तो उसका इंटीजर वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सबों को क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है व्हेन अ बकेट इज हाफ फिल्ड इट्स वेट इंक्रीजेस बाय 33.3%. When bucket is filled completely, its weight is 92.5 kg. Then find the weight of empty bucket. बेसिकली ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, बट इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगर मुझे फिर से बाद में लगा कि इस क्वेश्चन को परसेंटेज में डिस्कस कर देना चाहिए तो मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूँगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। जब हम 33 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे बेस वैल्यू होगी और 1 होगा यहाँ पे चेंज वैल्यू होगा। मीन्स अगर एक एम्प्टी बकेट है उसका वेट 3 है, तो जो इसमें हाफ पानी भरा गया है उसका वेट 1 है। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब ये फुल्ली फिल्ड है, तो जब ये फुल्ली फिल्ड होगा तो एम्प्टी बकेट की वैल्यू वेट तो 3 ही होगा, प्लस वाटर का जो वेट 1 था वो फुल्ली फिल्ड होने के कारण 2 हो जाएगा। मीन्स 3 + 2 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 92.5 kg। तो हमसे पूछ रखा है एम्प्टी बकेट का वेट निकाले, मीन्स 3 का वैल्यू निकाले। तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 92.5/5 × 3। जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18.5 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55.5 kg हो जाएगा। मीन्स एम्प्टी बकेट का वेट हो जाएगा 55.5 kg। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है। अगर मुझे लगा कि कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर देना चाहिए तो मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, बट इतना क्वेश्चन आई थिंक सफिशिएंट। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ 2-3 बार कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगला टॉपिक परसेंटेज डिस्कस करूंगा। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।